बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़बर अफ़गानिस्तान से ये है कि जो मुल्ला उमर के साहबज़ादे मुल्ला याकूब हैं वो पहली बार न सिर्फ जज्बाती नज़र आए हैं बल्कि जारहाना अंदाज में भी नज़र आए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मुल्ला याकूब जो हैं वो इस कदर जज्बाती हैं कि वो लड़ने मरने की बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये अब अफ़गान गैरत का मसला है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि दो ऐसे कौन से ममालिक हैं जिनको उन्होंने बाकायदा थ्रेट किया। ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट आने के बाद, चलें पाकिस्तान के साथ तनाज़ा है, ईरान के साथ तनाज़ा हुआ या बाकी ममालिक के साथ, इस तरह नाम लेके उन्होंने किसी भी अभी जो उनकी मरकज़ी लीडरशिप है किसी मुल्क को हमले की धमकी नहीं दी, लेकिन दो ममालिक को उन्होंने धमकी दी है। क्या वजह है, क्या डेडलाइन दी है और क्या ऐसा उनका नुकसान हो गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कुछ खातिर में नहीं ला रहे और बता रहे हैं कि हमें हमला करना पड़ा तो हम हमला करेंगे। और इसको आज वॉइस ऑफ अमेरिका ने और इंडियन मीडिया ने, सब ने कोर्ट इंटरनेशनल मीडिया ने किया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर तफसीलात आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के तनाज़े की जहाँ तक बात है तो आपने देखा होगा जो उनके मकामी कमांडर्स हैं वो तकरीरें भी कर रहे हैं, बाड़ भी उखाड़ रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, तस्वीर भी बना रहे हैं, लेकिन मरकज़ी लीडरशिप की जानिब से कोई जारहाना बात नहीं की जा रही, जिसमें मुल्ला याकूब शामिल हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शामिल हैं या ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं या सुहेल शाहीन हैं। वो बात कर रहे हैं जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत की, दरमियानी रास्ते की। लेकिन पहला मौका है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और मुल्ला याकूब की एक स्टैंडिंग है उस तहरीक के अंदर, क्योंकि मुल्ला उमर की शुरू हुई तहरीक है और उसके अंदर उनका एहतराम भी है, उनकी कमांड भी है, उनका ग्रुप भी है, भले ही आपस में इख्तलाफात की बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उन्होंने बिल आखिर वो लबो लहजा इख्तियार किया है जो हमें पिछले चंद महीनों के अंदर देखने को नहीं मिला। वो कह रहे थे कि हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन यहाँ के पहली बार शायद उन्होंने खुद अपनी ज़बान से ये बात की है कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, हम मज़ीद हौसला नहीं करेंगे, हमें मज़ीद आजमाया ना जाए बल्कि हम अब कार्रवाई करेंगे। अब ये कार्रवाई क्यों करनी है और किसके खिलाफ करनी है मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। आपको याद होगा जब जुलाई और अगस्त के महीने में तालिबान टेक ओवर की जानिब बढ़ रहे थे, मालूम होता था कि आज जो हिलमद है वो फ़तह हो गया, आज लश्करगाह फ़तह हो गया, आज कंधार फ़तह हो गया, आज जौज़ान फ़तह हो गया। मुख्तलिफ सूबे थे जो वो मुख्तलिफ वक्तों में फ़तह करते हुए आ रहे थे। लेकिन इस दौरान मालूम ये हो रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अशरफ गनी की, वो कह रही थी जी लड़ेंगे, उसके साथ उनके फ़ौजी तब्दील हो रहे थे, कभी मेवन कोर को तब्दील किया जा रहा था, कभी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उसको तब्दील किया जा रहा था। तो एक बददिली ज़रूर थी लोगों के अंदर, लोग एतमाद करने को तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हुकूमत सिर्फ काबुल तक महदूद होकर रह गई और तालिबान काबुल के अंदर भी दाखिल हो गए तो उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल बेकाबू हो गई। तो उसके बाद हुआ ये कि अफ़गानिस्तान के वो फ़ौजी, अफ़गानिस्तान के वो पायलट्स जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया हुआ था, नेटो ने ट्रेन किया हुआ था, उसके पास हेलीकॉप्टर था, उसके पास जहाज़ था, वो लेके वहाँ से फ़रार हो गया। फिर कुछ लोग वापस भी आए। आपको एक पायलट याद होगा जो वापस आया था, तालिबान ने उसके गले में हार पहनाए, उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उसको इज़्ज़त दी, जिसका मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान जो है वो महफूज है तमाम लोगों के लिए और ये असासा लेके चूँकि कौम का वापस आ गया है तो इसको इज़्ज़त और एहतराम मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और जब अमेरिकन जहाँ पे मौजूद थे तो उनकी एयरफोर्स के पास तैयारे कितने थे, उन्होंने एयरफोर्स खड़ी करने की कोशिश की। और जो मेजर डिफरेंस था तालिबान के और अशरफ गनी की हुकूमत के दरमियान वो सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स थी। लेकिन वो एयरफोर्स भी काम नहीं आई क्योंकि ज़ाहिरी बात है अमेरिकन इमदाद जहाँ तक आती रही काम चलता रहा। जब अमेरिकन ने एयर सपोर्ट ख़त्म की उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया क्योंकि आपके पास तो फ्यूल के पैसे नहीं थे, आपको जहाज़ों की मेंटेनेंस के पैसे नहीं थे। अब इनके मुताबिक मजमूई तौर पे 164 जहाज़ जो हैं वो एयरफोर्स जो अफ़गानिस्तान की है उसके पास मौजूद थे। लेकिन जब ये सारा टेक ओवर हो गया और अशरफ गनी हुकूमत फ़रार हो गई तो उसके बाद इन 164 में से जो 81 जो आप कह सकते हैं कि जहाज़ हैं वो बाकी बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ 60 के आसपास 5 दर्जन जहाज़ जो थे वो गायब हो गए। अब वो जहाज़ कहाँ पे गए? वो जहाज़ गए हमसाया ममालिक के अंदर, जिसके अंदर उज़्बेकिस्तान शामिल है, जिसके अंदर ताजिकिस्तान शामिल है, जिसके अंदर हत्ता कि ईरान शामिल है। अब इस चीज़ को लेके मैं सिर्फ उज़्बेकिस्तान की आपको मिसाल देना चाहता हूँ। उज़्बेकिस्तान के अंदर 40 तैयारे हैं, उसके अंदर A-29 लाइट
जो अटैक तैयारे हैं वो भी शामिल हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा ताजिकिस्तान के अंदर बाकी तैयारे मौजूद हैं। अब जहाँ तक ईरान की बात है, जो तैयारे ईरान के पास थे या टैंक्स थे या हमवीज़ थी, ईरानियों ने वो वापस कर दिए फौरी तौर पे और कहा ये आपकी अमानत है, ये आप वापस ले लें। और हमने उनको ईरान की सड़कों के ऊपर घूमते देखा, विजुअल्स देखे, लेकिन बाद में उन्होंने वापस कर दिए। अब ममालिक रह गए दो। पाकिस्तान के अंदर तो कोई तैयारा उनका आया ही नहीं था, फौजी ज़रूर आए थे जिनको हमने बड़ी इज्जत एहतराम के साथ वापस भेज दिया। अब वो जो तैयारे थे उसको लेके उज़्बेकिस्तान के, जिस तरह मैंने आपको बताया है 40 से ज़्यादा तैयारे जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पास जो तैयारे थे वो हुआ ये कि जब उनके कब्जे में आ गए, जो उनके पायलट्स थे उनको अमेरिका ने इवैक्यूएट कर लिया। वो सारे के सारे पायलट्स को कतर चला गया, किसी को अमेरिका कहीं ले गया, कहीं ले गया, तैयारे के वहीं मौजूद थे। अब उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को ये एहसास हुआ कि ये तैयारे अमेरिका के हैं, तो हम अमेरिकन से ही कहते हैं कि ये तैयारे हमारे हवाले कर दो। अब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वो तैयारे ज़रूर अमेरिका की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो अफ़गानिस्तान के ख़जाने से की गई थी, तो इसलिए वो तैयारे उनके दिए हुए ज़रूर हैं, लेकिन उसके ऊपर पैसा हमारा लगा हुआ है, इसलिए वो हमारी मिल्कियत है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन ममालिक से कहा कि तैयारे हमारे हवाले कर दें, आप तालिबान को वापस ना करें। अब ये अमेरिका ने भी उनको कहा ठीक है, हम इसके ऊपर फैसला करेंगे, आप इनको अपने पास रखें। लेकिन थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको खबर दी थी कि मुज़ाकरात इनिशिएट हो गए हैं ममालिक और तालिबान के दरमियान कि इस मसले का कोई हल निकल आए, लेकिन वो ममालिक ज़ाहिर बात है उन तैयारों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जिसके बाद अब मुल्ला याकूब जो हैं वो जज्बाती नज़र आए। उन्होंने इस तकरीर के अंदर कहा क्या, उन्होंने कहा जी तमाम हेलीकॉप्टर्स जो हैं, तमाम हमारे जो जहाज़ हैं वो फौरी तौर पे वापस किए जाएं। बड़ा सादा सा मुतालबा। उन्होंने कहा मैं बहुत एहतराम के साथ ही कहता हूँ, बसद एहतराम के नाम लेके, कि जो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पास अफ़गानिस्तान के हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ हैं वो हमें वापस किए जाएं, क्योंकि ये हमारा असासा है और अपना असासा मुल्क के अंदर वापस लेना हमारा हक है। फिर उन्होंने कहा कि हम ये कभी किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे जहाज़ या जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो किसी और मुल्क के पास हों, वो उसको इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है, ये जहाज़, इनका एक एक पुर्जा हम इसका हिसाब लेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे हौसले ना आजमाए जाएं, हमें मजबूर ना किया जाए, हम अपनी बिसात के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और फिर उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हम मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम मानते हैं हमारी हुकूमत के इब्तदाई दिन हैं, हम मानते हैं कि इन ममालिक के जवाब में हमारी हुकूमत उस तरह से नहीं है, हमारा मुल्क उस तरह से मजबूत नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, हमारा मुखालिफ कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसके बाद वो जज्बाती होकर कहते हैं कि ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। अब ये अफ़गान गैरत का मामला है और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने इसके बाद अगली बात की है, अगर ये वापस नहीं करते फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये ममालिक ये तैयारे वापस नहीं करते तो जनाब हम अपनी ताकत के मुताबिक रद्द-ए-अमल देंगे, जवाब देंगे, कार्रवाई करेंगे। और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और हम मज़ीद अब इस सिलसिले में सब्र नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक ही हल है कि ये ममालिक बड़ी एहतराम और इज़्ज़त के साथ हमारे तैयारे हमारे मुल्क के हवाले करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं है। ये फाइनल डेडलाइन है जो उन्होंने दी और ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।